नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ इस नेट यूजीसी के सिलसिले में जुड़ रखा हूं। हिंदी साहित्य के हम उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख रहे हैं जो कि यूजीसी नेट में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, जितने भी मैं पॉइंट्स ला रहा हूं ये सारे के सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन पे बेस्ड है। 2023, 2024, 2022 के मतलब जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन पे बेस्ड है। और जो 2024 में जून में जो एग्ज़ाम में मतलब पूछे जा सकते हैं उन सभी तथ्यों को मैंने उठाया है। मतलब इतने ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपके सामने ला रहा हूँ और मोस्ट रिपीटेड टाइम्स ये पॉइंट्स है, तो इन सभी पॉइंट्स को रिवीजन पर्पज से आप देखिए। और इसका जो नोट्स है, इसकी जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का। इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं और वहाँ तमाम चीज़ों को मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। उसके लिए कोई भी आपको शुल्क या पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, आज शुरू करते हैं और हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। देखिए, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। यह पंक्ति कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ये जो पंक्ति है पूछी हुई है, एग्जाम में आ रखा है, इसीलिए इस पंक्ति को हमें पता होना चाहिए। और ये भारत दुर्दशा से आई हुई पंक्ति है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था, जो कि वाराणसी के नाम से भी प्रसिद्ध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में माना जाता है। लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर का जिसको फादर कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, वह भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। आधुनिक युग के मतलब एक तरह से प्रस्तोता, नवजागरण के प्रस्तोता, या मतलब ये सारी की सारी चीज़ें जो है भारतेंदु को ही कहा जाता है हिंदी साहित्य में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1850 है और इनका मतलब याद होना चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है भारतेंदु मंडल के कौन से कवि थे, उनको सीक्वेंस से लगाइए। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का बनारस में हुआ था और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। वही देखिए, उन्हें कलम नाम रस से जाना जाता था, मतलब उनको रसा के नाम से भी जाना जाता था, रस नहीं रसा के नाम से भी जाना जाता था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम था गोपाल चंद्र, वह भी कवि थे। तो ये भी पता होना चाहिए उनके पिता कौन थे, तो गोपाल चंद्र थे। वहीं देखिए, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी और प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। तो उन्होंने प्रेम से संबंधित अनेक ग्रंथ लिखे। क्योंकि रीतिकाल खत्म ही हुआ था और आधुनिक काल का आरंभ हुआ। तो मतलब रीतिकाल की कुछ चीज़ें जो थी अभी भी आधुनिक युग में भी हमें देखने को मिल रही है और ब्रज भाषा का ही वर्चस्व कविता के रूप में देखने को मिलता है आधुनिक काल में, शुरुआती दौर में भारतेंदु के समय पर। तो वे चीज़ें इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई और ये सारी चीज़ें हमें इस समय भी देखने को मिलती है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। जो उनके टोटल ग्रंथ हैं वो 175 है और उनके जो काव्य ग्रंथ है वह टोटल 70 है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। देखिए, खड़ी बोली का जो प्रारंभ है हिंदी साहित्य में वह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। और गद्य का जो प्रवर्तक, मतलब जिसको आज हम लिखते हैं समरी में एक तरह से, उसका प्रवर्तन भी जो है भारतेंदु युग से ही हमें देखने को मिलता है। और देखिए क्या है, भारतेंदु की अगर हम रचनाएं देखें तो वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, बंदर सभा, उर्दू का स्यापा, नए जमाने की मुकरी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। तो भारत दुर्दशा पूछी जाती है कब की रचना है, तो भारत दुर्दशा 1880 की रचना है। अंधेर नगरी जो है 1881 की रचना है। तो ये पूछी जाने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये जो दोनों रचनाएं हैं वे हमारे नेट के सिलेबस में भी है। वही देखिए, भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों के अंतर्गत आते हैं बालकृष्ण भट्ट। इनका जो जन्म है 1844 में हुआ और मृत्यु इनकी 1914 में हो गई। शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा है। इनका जो पूरा नाम है, मतलब ये एक पश्चिम के लेखक हैं जिनका नाम से इनको यहाँ पे उपाधि दी गई है। वहीं देखिए, मुख्य निबंध क्या है? मुख्य निबंध है बालकृष्ण भट्ट का संसार महानाट्यशाला, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है। आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला और ठेला, और देवताओं से हमारी बातचीत, कालचक्र का चक्कर आदि, ये सारी बालकृष्ण भट्ट की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और देखिए,
ये सारी चीज़ें जो हैं एक बार कम से कम हमें देख लेनी चाहिए, जिससे क्या आ जाए क्वेश्चन तो हमारा जो माइंड है क्लिक करता है कि हाँ ऑप्शन को देख के कि ये आंसर हो सकता है। तो वहीं देखिए प्रताप नारायण मिश्र, जिनका जन्म 24 सितंबर 1856 को हुआ था। तो प्रताप नारायण मिश्र एक ऐसे मतलब रचनाकार है जिनको कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से कौन कौन से सम्मानित लेखक हैं, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, ये ध्यान रखने की बात है। और इनका जो जन्म है 1856 में हुआ है और 1894 में। वहीं देखिए प्रताप नारायण मिश्र भावपरक निबंधकार थे। इन्हें पश्चिमी निबंधकार रिचर्ड स्टील, जो भाव प्रधान निबंध लिखने के लिए विख्यात थे, के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे उसका पूरा नाम दिया गया रिचर्ड स्टील, तो इनको इसके नाम से जाना जाता है। कहा भारतेंदु जैसे रचना शैली, विषय वस्तु और भाषागत विशेषताओं के कारण मिश्र जी के प्रति भारतेंदु और द्वितीय हरिश्चंद्र कहे जाने लगे। मतलब इनको दूसरा हरिश्चंद्र, मतलब भारतेंदु भी इनको कहते थे और द्वितीय हरिश्चंद्र कि मतलब हरीश, वो जो भारतेंदु है उन्हीं के जैसी ये रचनाएं किया करते थे, उन्हीं के जो विषय थे मतलब उसी तरह के विषय भी अपनी रचनाओं में लिया करते थे, इसलिए इनको द्वितीय हरिश्चंद्र भी कहा जाता है। और इनको हिंदी का स्टील यानी कि रिचर्ड स्टील भी कहा जाता है। और देखिए प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं देखें तो नाटक उनके हैं गौ संकट, कलि कौतुक, कलि प्रभाव, हठी हम्मीर, जुआरी खुआरी। यह जुआरी और खुआरी प्रहसन है। संगीत शकुंतल, कालिदास के अभिज्ञान शकुंतल का अनुवाद है। वहीं देखिए निबंध संग्रह अगर हम देखें तो निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष और प्रताप समीक्षा, ये सारे के सारे इनके निबंध हैं। और अनुदित कृति की अगर हम बात करें तो देखिए राज सिंह, अमर सिंह, इंदिरिया, राधा रानी, युगलांगुरिया, चरिताष्टकम, पंचामृत, नृत्य रत्नमाला और बात, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। और वह भी अनुदित रचनाएं, ट्रांसलेटेड रचनाएं हैं, तो ये पता होनी चाहिए। देखिए इनमें भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं जो पूछी जाती है, तो जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको मैं बता दूंगा। जो बार बार मोस्ट रिपीटेड होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं होती है। तो इनमें राधा रानी, युगलांगुरिया जो है ये मतलब थोड़ी महत्वपूर्ण है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। और देखिए क्या है, अगर हम कविता देखें तो प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, ब्रेडला, स्वागत, दंडक, दंगल खंड, तृप्यंत नाम, और देखिए लोकोक्ति, शतक, दीवो बरहम। और ये सारी रचनाएं जो हैं, ये जो रचना है उर्दू में है, ये कौन सा दीवो बरहमन, उर्दू में ये रचना है, तो ये हमें पता होनी चाहिए। वहीं देखिए जगमोहन सिंह की अगर हम बात करें तो उनका नाम जो था भारतेंदु युग के साहित्य सेवकों में आता है, मतलब भारतेंदु युग के साहित्यिक सेवकों में आता है। उनके सभी कार्यों पर संस्कृत अध्ययन की व्यापक छाप है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो जगमोहन सिंह हैं, ये आया है कि प्रकांड विद्वान संस्कृत के कौन हैं भारतेंदु के समय पे। तो जो जगमोहन सिंह हैं वे प्रकांड विद्वान है संस्कृत के, और इनके ऊपर मतलब संस्कृत में इन्होंने जो जो पढ़ाई की है उस अध्ययन का प्रभाव इनके रचनाओं पे हमें देखने को मिलता है। जगमोहन सिंह ने ब्रजभाषा के काव्य और सवाए श्लोकों में कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का अत्यंत सुंदर अनुवाद भी किया है। जगमोहन सिंह की काव्य भाषा है परिष्कृत ब्रजभाषा। उनके 3 कविता संग्रह प्रसिद्ध हैं, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी। तो देखिए प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी, तो ये सारी जो है जगमोहन सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये 3 रचनाएं हमें याद होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से मतलब प्रश्न को देख के समझ सके। वहीं देखें जगदीश चंद्र माथुर, ऊपर जगमोहन सिंह हैं, ये हैं जगदीश चंद्र माथुर, जिनका जन्म 1917 से और मृत्यु 1978 में हुई है। वहीं देखिए अगर इनकी रचनाओं को अगर हम देखें तो है भोर का तारा 1946 का है, कोणार्क 1951 ईस्वी का है, शारदिया 1959 ईस्वी का है, पहला राजा 1970 ईस्वी का है। और उपन्यासों की अगर हम बात करें तो यादों का पहाड़ 1966 ईस्वी का है,
धरती धन अपना, एक है धरती धन न अपना, यह है धरती धन अपना 1972 ईस्वी का है। आधा पुल 1973 और नरक कुंड में वास 1994 ईस्वी का है। और देखें तो ये जो रचना है, ये सारी की सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। और ये जो पहला राजा है, ये पूछा जाता है कि पहला राजा किसकी रचना है, तो जगदीश चंद्र की रचना है पहला राजा 1970 की। और देखिए अगर हम श्रीनिवास दास की बात करें तो इनका जो जन्म है 1881 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1857 में हुई है। रचनाएं अगर हम देखें तो उपन्यास है इनका परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास इनका पूरा नाम है और रचना है इनका परीक्षा गुरु। जन्म जो है 1851 में हुआ है, मृत्यु 1857 में, मतलब भारतेंदु से 1 साल छोटे थे लाला श्रीनिवास दास। और परीक्षा गुरु जो कि सिलेबस में भी लगा हुआ है और 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था। नाटक, अगर नाटकों की बात करें तो रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 ईस्वी की रचना है। तप्ता संवरण 1883 ईस्वी की रचना है। संयोगिता स्वयंवर 1886 ईस्वी की रचना है। वहीं देखिए प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र की अगर रचनाएं देखें तो नाटक देखते हैं हम कली कौतुक और रूपक 1886 ईस्वी की रचना है। और भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बालकृष्ण भट्ट, इनका जन्म 1844 में हुआ, मृत्यु 1914 में। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो हम उपन्यास देखते हैं इनका रहस्य कथा 1879 ईस्वी का है। नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी का है। 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी का है। और नाटक की बात करें तो जैसा काम वैसा परिणाम 1877 ईस्वी का है। बृहन्नला 1895 ईस्वी का है। आचार विडंबन 1899 ईस्वी की रचना है। अगर हम निबंध देखें इनके तो निबंधों में देखेंगे देवताओं से हमारी बातचीत, संसार महानाट्यशाला और आत्मनिर्भरता। 1 मिनट। देखिए निबंध, देवताओं से हमारी बातचीत, संसार महानाट्यशाला, आत्मनिर्भरता, मेला ठेला, कालचक्र का चक्र, आत्मगौरव आदि इनके निबंध है। तो ये निबंध जो हैं पूछे जाते हैं। तो ये जो मेला ठेला निबंध है ये महत्वपूर्ण है और इसको आप याद कर लीजिएगा। और देखिए हिंदी नवरत्न अर्थात हिंदी के नव सर्वोत्कृष्ट कवि लेखक, हिंदी नवरत्न की रचना किसने की, तो मिश्र बंधुओं ने की है रचना। और तीनों मिश्र बंधुओं का नाम क्या है, 3 भाई थे, तीनों सगे भाई थे, सहोदर। पहले का नाम है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ये मिश्र बंधुओं का नाम पूछा जाता है, तो ये तीनों के नाम हैं। और देखिए मिश्र बंधुओं की प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो लवकुश चरित है, हिंदी नवरत्न है, मिश्र बंधु विनोद है भाग 4, गणेश बिहारी मिश्र द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, और नेत्रोन मिलन, पूर्व भारत उत्तर भारत नाटक, भारत का इतिहास भाग 2, भारत विनय पद्म, बूंदी बारिश पद में लिखा हुआ है, पुष्पांजलि गद्य में लिखा हुआ है, और पद्मय लेख संग्रह, भूषण ग्रंथावली, देव ग्रंथावली, सुर सुधा, जापान, रूस और स्पेन के इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदुइज्म अंग्रेजी में लिखा इनका रचना है। इनमें हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से हिंदी नवरत्न और मिश्रबंधु विनोद का विशिष्ट महत्व है। देखिए मिश्रबंधु विनोद के बारे में पूछा जाता है कि मिश्रबंधु विनोद जो है किसकी रचना है, देखिए इन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से हिंदी नवरत्न और मिश्रबंधु विनोद का विशिष्ट महत्व है। और देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी की मौलिक पद्म रचनाएं, पद्य रचनाएं जो कि कविताओं के रूप में लिखी गई है, वह है देवी स्तुति शतक 1892 ईस्वी की है, कान्य कुब्जावली वितरण 1898 ईस्वी की रचना है, समाचार पत्र संपादन स्तवह
1898 ईस्वी की रचना है। नागरी 1900 ईस्वी की रचना है। कान्य कुब्ज अबला विलाप 1907 की रचना है। कान्य मंजूषा काव्य मंजूषा 1903 ईस्वी की रचना है। सॉरी, थोड़ा मेरा गला खराब है। और देखिए सुमन जो रचना है 1923 ईस्वी की रचना है। द्विवेदी काव्य माला 1940 ईस्वी की रचना है। कविता कलाप 1909 ईस्वी की रचना है। प्रताप नारायण मिश्र के नाटकों की अगर हम बात करें तो संकट, प्रताप नारायण मिश्र के नाटक है संकट। भारत दुर्दशा जो है इनका नाटक नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और कली कौतुक, कली प्रभाव और हठी हम्मीर, ये सारे के सारे इनके नाटक हैं। केवल भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। जुआरी खुआरी भी इन्हीं का नाटक है, प्रहसन है। संगीत शकुंतल कालिदास के अभिज्ञान शकुंतल का अनुवाद है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों की अगर हम बात करें तो बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी की है। चारु चंद्रलेख 1963 ईस्वी की है। पुनर्नवा 1973 ईस्वी की है। और अनाम दास का पोता 1976 ईस्वी की है। जिसमें से बाणभट्ट की आत्मकथा से पूछा जाता है कि बाणभट्ट जो सिलेबस में भी लगा हुआ है कब की रचना है, तो 1946 की रचना है। अनाम दास का पोथा 1976 ये भी पूछा जा चुका है। और चारु चंद्रलेख और पुनर्नवा, ये चारों के चारों ही महत्वपूर्ण है, इनके डेट भी महत्वपूर्ण है, तो इनको आप याद कर लीजिए। 1963 जो है चारु चंद्रलेख का डेट है और पुनर्नवा का है 1973। और ये सारी रचनाएं जो थी हजारी प्रसाद द्विवेदी की थी, सॉरी हरिशंकर परसाई की थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं थी। प्रताप नारायण मिश्र के नाटक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये सारी रचनाएं थी। सॉरी, थोड़ी गलती हो गई मेरे से। ज्ञान मार्गी शाखा के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। इनसे क्या है, प्रश्न जो है फैक्ट वाले ना पूछ करके ये आपको आजकल सेंटेंस दे देते हैं 4-5, जिनको हमें मतलब कोड करना होता है कि किस चीज़ की बात की जा रही है। तो इस शाखा के भक्त कवि निर्गुणवादी थे। गुरु को वे बहुत सम्मान देते थे और जाति पाति के भेदों को अस्वीकार करते थे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो ज्ञान मार्गी शाखा है उसमें गुरु को महत्व दिया जाता है, ईश्वर को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। जैसे कि कबीर का एक दोहा भी है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसी से हमें स्पष्ट हो जाता है कि जो ज्ञान मार्गी शाखा है उसमें ज्ञान को महत्व दिया गया है, ना कि उन चीज़ों को जो कि मतलब है या नहीं है, जिस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें ये सारी चीज़ें बातें हुई हैं। वहीं देखिए, मिथ्या आडंबरों और रूढ़ियों का वे विरोध करते थे। जैसे कि व्रत, तीज, त्यौहार, ये सब क्यों मनाए जाते हैं, हम व्रत क्यों करते हैं, इन सभी का वो विरोध करते थे। प्रायः सब सत्संगी थे और उनकी भाषा में कई बोलियों का मिश्रण पाया जाता था, इसलिए इस भाषा को सदुक्कड़ी कहा गया है और सदुक्कड़ी कहा गया है। ठीक है। मुख्य संत कवि कबीर, नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास तथा मलुकदास इसके अंतर्गत आते हैं। तो रैदास जो हैं मीराबाई के गुरु हैं। कबीर के गुरु का क्या नाम है, कबीर के गुरु और रैदास दोनों के गुरु जो हैं रामानंद हैं। तो ये दोनों के गुरु जो हैं रामानंदी हैं। ठीक है। और ये रामानंदी संप्रदाय से ही दोनों आते हैं। और देखिए क्या है, प्रेम मार्गी शाखा की अगर हम बात करें तो प्रेम आश्रयी शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्य धारा को प्रेम मार्गी माना गया है। तो जो मुस्लिम सूफी काव्य धारा है उसको प्रेम मार्गी माना गया है। प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी उनकी मान्यता थी। रचनाओं का मूल तत्व ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है और ईश्वर का जीवन के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है। और देखिए, उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी हैं। ये प्रेम गाथाएं फारसी की मसनवियों की शैली पर रची गई है। इन गाथाओं की भाषा अवधी है और इन्हें दोहा, चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि दोहा जो है छंद है, चौपाई भी छंद है, सवैया, बहुत सारे मतलब बहुत सारे छंद हैं। तो उसमें से दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रमुख कवि अगर हम बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना है पद्मावत, 1920 ईस्वी की रचना है। 1944 ईस्वी की रचना है। 1520 की रचना है पद्मावत। और
देखिए जायसी कुतुबन, जायसी उस्मान आदि ये सारे के सारे महत्वपूर्ण सूफी रचनाकार हैं। तो ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। कुतुबन की मृगावती है जो कि 1501 की रचना है, और मृगावती कई बार पूछी गई है तो ये पता होना चाहिए। और इस शाखा के कवियों को प्रेम का पीर कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी सूफी शाखा के कवि आएंगे वह प्रेम के पीर माने जाते हैं। देखिए सूफियों का एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो ईश्वर को प्रेमिका के रूप में मानते हैं। मतलब जो ईश्वर है, उनका भगवान है, उसको वह प्रेमिका के रूप में मानते हैं, ना कि प्रेमी के रूप में। तो वह प्रेमिका के रूप में लेते हैं और उससे प्रेम की बात करते हैं कि मतलब ईश्वर से अगर मिलना है तो उससे प्रेम करना सीखो, तभी ईश्वर से हम मिल सकते हैं। तो देखिए कृष्ण मार्गी शाखा, जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना उपास्य बनाया उन्हें कृष्ण भक्त कहते हैं। ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय बल्लभ संप्रदाय बल्लभाचार्य ने शुरू किया। निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य ने, हरिदासी संप्रदाय को स्वामी हरिदास निरंजनी ने शुरू किया, और इसी शाखा में बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। अगर आपको पता है कि अष्टछाप में 8 कवि हैं, जिनमें से 4 विट्ठल दास के कवि हैं और जो 4 हैं बल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो 4 जो शिष्य हैं ये पुत्र और जो पिता हैं दोनों के मिलाकर टोटल 8 शिष्य जो हैं अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख कवि देखिए सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, मीरा इसके अंतर्गत नहीं आती, रसखान आदि, ये सारे के सारे कृष्ण कवि हैं। प्रमुख कवि जो कृष्ण कवि के अंतर्गत आते हैं, सूरदास है, कृष्णदास है, परमानंद दास है, मीरा है, रसखान, ये सारे के सारे प्रमुख कृष्ण कवि हैं अष्टछाप के अंतर्गत। इनमें से केवल सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास ही आते हैं। और देखिए क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत की भावमूर्ति विद्यायिनी कल्पना की प्रशंसा की है। तो रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत की प्रशंसा की है किन किन बातों के लिए? भाषा की ललित पदावली के कारण, विलाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण, सुंदर कोमल भाव तरंगों के कारण। तो उन्होंने इसकी प्रशंसा की है। और देखिए पद्माकर संबंधित कथन अगर हम देखें तो रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि भाव मूर्ति विधायिनी कल्पना लाक्षणिकता में बेजोड़ थे। जो पद्माकर थे वह इन सभी का गुण, जो भाव का प्रधानता है, जिसको जो भाव है वो जो बताना चाह रहे हैं वो विलक्षण किस्म का था। मतलब वैसा भाव और किसी की रचनाओं में हमें नहीं देखने को मिलता है। और कल्पना का जो उन्होंने पुट अपनी रचनाओं में किया वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसीलिए इनको हम रीतिकाल का अंतिम प्रसिद्ध कवि के रूप में मानते हैं। और देखिए भावों की कल्पना और भाषा की अनेक रूपता में सिद्धस्तता का पद्माकर का पूरा नाम पद्माकर भट्ट था। यह भी पूछा जाता है कि पद्माकर का पूरा नाम क्या था, तो पद्माकर भट्ट था। पद्माकर का वास्तविक नाम प्यारेलाल था। मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का जगद विनोद काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। तो पद्माकर का जो जगत विनोद है, काव्य रसिकों, जो काव्य को मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रस लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा, और जो सीखना चाहते हैं दोनों के लिए क्या है, कंठहार है, मतलब बिल्कुल कंठस्थ करने वाली चीज़ें हैं। पद्माकर का वास्तविक नाम प्यारेलाल था, ये हमने देख लिया। और देखिए पद्माकर के काव्यों की अगर हम बात करें तो जगद विनोद इनकी रचना है, प्रबोध, चंद्रोदय और हिम्मत बहादुर विरुदावली। तो पद्माकर की ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ये काव्य संग्रह हमें मतलब काव्य हैं, इनको हमें पता होना चाहिए। और देखिए कॉलरिज के बारे में देख लेते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत कॉलरिज का है कल्पना का सिद्धांत। ठीक है, कॉलरिज के अनुसार कल्पना मानव अस्तित्व की बिंब विधायिनी शक्ति है। और कॉलरिज के अनुसार काव्य सृजन का मूल आधार कल्पना है। मतलब कोई भी काव्य की रचना तभी हो सकती है जब उसमें कल्पना, मतलब पहले उस चीज़ को कल्पना की जाए, सोचा जाए। इसके 2 भेद माने जाते हैं, मुख्य कल्पना और दूसरा है गौण कल्पना। और देखिए इलियट की बात करें तो इलियट ने निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत दिया था।
इलियट ने 5 नाटकों की रचना की है। पहला है मर्डर इन द कैथेड्रल 1935 की, फैमिली रिन्यूनियन 1939 की, द कॉकटेल पार्टी 1950 की, द कॉन्फिडेंस क्लार्क 1955 की, द एल्डर स्टेटमेंट्स 1958 की। तो ये पांचों की पांचों इनकी रचनाएं हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है मर्डर इन द कैथेड्रल 1935 वाली, ये पूछी जाती है। और विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 23 अप्रैल 1850 में। वर्ड्सवर्थ की रचना द प्लेयुद है, जो कि एक अर्थ आत्म चरितात्मक कवित्व माना जाता है। वर्ड्सवर्थ ब्रिटेन के महाकवि थे। वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। मतलब जो भाव आते हैं हमारे अंदर एकदम से, कोई आदमी मोटिवेट हो जाता है, मोटिवेट होने के बाद जो उसके अंदर भाव है सात्विक भाव है, तो वह उस समय जब कविता लिखेगा तो केवल अच्छी कविता लिखेगा। अगर कोई दुखी आदमी लिखेगा कविता तो वह दुख से ही ओतप्रोत कविता लिखेगा। तो इसी प्रकार से प्रबल भावों का आवेग, जिस प्रकार के भाव आपके अंदर आएंगे उसी प्रकार की काव्य रचना हमें देखने को मिलेगी। तो वर्ड्सवर्थ ये बताना चाह रहे हैं। तो देखिए ये सारे के सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं हिंदी साहित्य के, और ये PYQ से उठाए गए सारे तथ्य हैं। उन्हीं के क्वेश्चनों के आधार पर ये सारे तथ्य लाए गए हैं। तो आपको ज़रूर ही इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। 80% की गारंटी मैं लेता हूं कि आपको 80% गारंटी जो है इन लेक्चर से मिल जाएगी। आप अपना जो नेट है, नेट तो क्वालिफाई इससे कर सकते हैं, बाकी JRF के लिए आपको खुद से कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरे साथ जुड़े रहिए साहित्य गुरु के साथ हिंदी साहित्य के लिए। और जब तक नेट JRF आपका नहीं हो जाता, जब तक आप खुद से भी कोशिश कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए और साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई राय देनी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और कुछ आपको मतलब जिस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वैसी वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं किस यूनिट पे चाहिए। मैं कोशिश करूंगा उन पे महत्वपूर्ण तथ्यों को ला सकूं। और आपको जो इसका PDF है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक टेलीग्राम का जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बीच में कुछ दिक्कतें हुई थी तो उसके लिए क्षमा, और आप लोग जुड़े रहे इसके लिए धन्यवाद।